हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो डीयू और जेएनयू यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो काफी बार रिपीटेड भी हुए हैं, काफी एनटीए उसको फॉलो करता है उन सारे क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि एनटीए किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाती है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको आज पूछे जाते हैं, आने के चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो अच्छी तरीके से एंड तक वीडियो को देखना है। हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए रिवीजन पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 डेज रिवीजन पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्जामिनेशन के लिए 9 to 10 डेज रिमेनिंग है। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, तो हमने एक रिवीजन पैकेज बना रखा है हमारे एक्सपर्ट्स की टीम से, सारे प्रोफेसर्स ने, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछा जाता है, विथ 100% पासिंग गारंटी। यानी आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेती है। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर अभी भी आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो इन 10 डेज में आप हमारे रिवीजन पैकेज के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट कर आपके एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजीली पास कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी हमारे रिवीजन पैकेज पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो हमारा रिवीजन पैकेज है, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको रिवीजन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एक्सपर्ट्स के डिजाइन करे हुए क्वेश्चन मिलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो इन सारी चीजों के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हम, जिसमें से गारंटीड आपको 25 प्लस एमसीक्यूज देखने मिलेंगे एग्जामिनेशन में। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि सीबीटी टाइप है, यानी कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट है, प्लस नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो मॉक टेस्ट से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ट्रिक्स क्वेश्चन में ही दी जाती है, किस तरीके से आपको सारी चीजों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। देन रिवीजन पीडीएफ और यू कैन से क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो इस पीडीएफ से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो ये जो सारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, जिसके लिए अगेन व्हाट्सएप नंबर हमारा हाईलाइटेड है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, और रिवीजन पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of continuous variable? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब आपको याद रखना है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, वो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके सारे वैल्यूज पॉसिबल होंगे, जैसे 1, 1.1, 1.2, 3, 3.4, सारे वैल्यूज पॉसिबल हो, वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वैल्यूज पॉसिबल हो। मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल में
1 और 2 के बीच में जितने वैल्यूज लाइक करते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, सो ये सारे जो डेसिमल में आपके जो वैल्यूज होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, सो याद रखना है आपको, वेरिएबल्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस एंड नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस वेरिएबल में आपके हर एक वैल्यूज पॉसिबल होगी और डिस्क्रीट वेरिएबल में जो आपके डेसिमल में वैल्यूज होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या हो सकता है, जैसे किसी का 30.5 हो गया, किसी का 70.1 हो गया, किसी का 60.2 हो गया। सो यहाँ पर आपका जो बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट में सारे वैल्यूज पॉसिबल है, सो ये आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का ऑप्शन एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हमारा जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 36.1 से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। मतलब 36.1 से 37.2 के बीच में जितने भी वैल्यूज ला करेंगे वो सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो बॉडी टेम्परेचर जो है आपका, ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, एचबी लेवल। एचबी लेवल क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है। अब एचबी लेवल कैसा हो सकता है, जैसे किसी का 10.2 होगा, किसी का 9.1 होगा, किसी का 11.2 होगा। सो यहाँ पर एचबी लेवल में भी हर एक आपके वैल्यूज पॉसिबल है। सो ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप जो होता है, आपके ब्लड ग्रुप में आपने कभी नहीं देखा होगा कि वैल्यूज आती है। ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप में वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड ग्रुप। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप में आप देखते हो कि कोई वैल्यूज नहीं पॉसिबल होगी। ओके, डेसिमल में कोई वैल्यूज नहीं पॉसिबल होती है। सो ब्लड ग्रुप जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। सो ब्लड ग्रुप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब लिस्ट 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है, क्या वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है, मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। सो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी, किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4, ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए। ऑप्शन ई एंड डी का हमें, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है, स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा
एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर जोग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन 3 में गिवन है, पहले 3rd आएगा आपका, देन 1st, 2nd एंड लास्ट इज 4th। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो 1 बाय 1 हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो। आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं हर 5th पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को, इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या कर लेते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है, जो कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। Then option C, the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी तो आप स्ट्रेटिफाइड का यूज करोगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को, तो क्या कैसे करते हैं, लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते हैं, उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हो और उनकी लॉटरी लग जाती है। उसी तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो आपकी। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को रिफर करता है। सो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए हमको एक स्टडी करना है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, कि स्मोक करने से उसके लंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसका लंग अफेक्ट होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है, हमें पता है ये तो प्रूवन थ्योरी है कि स्मोकिंग करने से आपको क्या होता है, लंग कैंसर। ओके, आपको लंग डिसीज होती है अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो। सो स्मोकिंग क्या करता है, कॉज करता है। स्मोकिंग का हम कॉज देख रहे हैं लंग पर, और लंग कैंसर जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका इफेक्ट देखते हो।
सो रिमेंबर, जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपको ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिफर्स टू कॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज बताता है कि इसमें यहाँ पर आप स्मोकिंग को कॉज देख रहे हो, स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग का आप क्या देख रहे हो, इस केस में कॉज देख रहे हो। तो रिमेंबर, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप कॉज देखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका आप कॉज देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू कॉज। देन इफेक्ट तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, लेट्स पे पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी की। ऑप्शन ए क्या है, रिजल्ट, एंड ऑप्शन डी आउटपुट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखता है बल्कि आप उसका इफेक्ट देखते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आउटपुट, कोई चीज का आउटपुट नहीं बताता है बल्कि कॉज बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉज। नेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप आर मेजर्ड एट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप, ये तीनों भी चीज को मेजर करने के लिए आप कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। सो रिमेंबर, जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप में आपके पास जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट में आपके पास जो भी डेटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए और बी की। आप जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप, ये जो आपके पास तीनों भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। तो जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों भी प्रेजेंट होंगे और आप उनको उनके कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हो। उसी तरीके से रिलीजन को और ब्लड ग्रुप को भी। लेकिन यहाँ पर आप किसी चीज को रैंक नहीं दे सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल अच्छे होते हैं, मेल ही अच्छे होते हैं, फीमेल ही अच्छे होते हैं। आप किसी चीज को रैंक नहीं दोगे। सो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम किसी भी चीज को रैंक देते हैं। सो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो चीजें गिवन है जैसे जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, आप उसमें किसी भी चीज को रैंक नहीं देंगे, किसी चीज को बताओगे नहीं कि ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा है, ये जेंडर अच्छा है, वो जेंडर अच्छा है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए की, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आप क्या करते हो, लोगों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, उनको कैटेगराइज कर लेते हो। सो उसी तरीके से जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप में आप क्या करते हो, जो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, सेम ब्लड ग्रुप के लोग हैं, सेम रिलीजन के लोग हैं, सेम जेंडर है, उनको कैटेगराइज कर दोगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप को मेजर करने के लिए आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, tabulation sources of data is shown in the। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि tabulation में sources of data को आप कहाँ मेंशन करते हो। सो tabulation क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। tabulation का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस डेटा को टेबल में शिफ्ट करते हो, आप टेबल में उसको फिल करते हो। सो टेबल में फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन को आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक टेबल है। इस टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे कि फुटनोट, बॉडी, स्टब और कैप्शन को आप कहाँ लिखते हो। सो फुटनोट में आप जो सोर्सेस ऑफ डेटा मेंशन करते हो वो आपके जो इस भी पेज पे टेबल होगा उस पेज के बॉटम में आप फुटनोट मेंशन करोगे, मतलब सोर्सेस। फुटनोट्स में जो भी सोर्सेस ऑफ डेटा होगा, जहां से भी आपने डेटा लिया होगा, वो सारा मेंशन करते हो। देन बॉडी, बॉडी क्या होता है, आपके टेबल का जो मेन पार्ट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर बॉडी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे ये आपकी बॉडी होती है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल। देन स्टब, स्टब क्या होता है कि आपके जो ये हेडिंग्स होते हैं टेबल में, जो ऊपर साइड हेडिंग होते हैं उसे हम कहते हैं स्टब। देन कैप्शन, कैप्शन क्या होते हैं, आपका जो भी टाइटल होगा, टेबल के ऊपर जो भी टाइटल लिखते हो वो आपका हो जाएगा कैप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टैबुलेशन में, मतलब टेबल में आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हो। तो टैबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप फुटनोट्स में, जो आपके टेबल के जिस पेज पर आपका टेबल होगा उस पेज के बॉटम में आप आपके सोर्सेस ऑफ डेटा को फुटनोट्स में मेंशन करते हो। दैट्स वाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटनोट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सेकेंडरी डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल इन पब्लिश सोर्सेज ओनली। ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि सेकेंडरी डेटा ऑलवेज पब्लिश सोर्सेज में ही अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है, आपका सेकेंडरी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल होता है और दूसरे सोर्सेज में भी अवेलेबल है। जरूरी नहीं हो कि पब्लिश सोर्सेज में ही अवेलेबल हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा इज मोर कॉस्टलियर देन सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा आपका हर बार जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी डेटा से कॉस्टली होता है। समटाइम्स सेकेंडरी डेटा भी कॉस्टलियर होता है, समटाइम प्राइमरी डेटा चीप होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी डेटा हर बार कॉस्टली हो देन सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, जजमेंट सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नो, आपका जो जजमेंट सैम्पलिंग होता है ये आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग में आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, आपके जजमेंट के बेसिस पर से आपको लग सकता है कि मुझे उस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप उस तरीके से आपके जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ना कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन डी, अ कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। यस, आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि आप अगर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उनसे आप सर्वे करवा रहे हो, उनसे आप इंफॉर्मेशन डेटा गैदर कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स है सबसे, तो उसे हम कहते हैं सेंसस। सेंसस इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस करा जाता है। सो कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन उसे हम कहते हैं सेंसस। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, dash is a measure that refers to the extent of symmetry or asymmetry in a distribution. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टूल होता है जिसमें आप सिमेट्री और असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। तो वो टूल होता है आपका स्क्यूनेस टूल। अब स्क्यूनेस टूल क्या होता है, जिसमें आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री और असिमेट्री को मेजर करते हो। जैसे आपको इस फिगर में देखना है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम दिखेगा। सिमेट्रिक मतलब अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, मान लो अपने कोई पॉपुलेशन पर आप स्टडी कर रहे हो और उस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड है, तो उससे आप कहोगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्री है। मतलब अगर आप इसको बीच से कट करते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड में जितना आपको दिखता है इमेज और राइट साइड में दिखता है, ये दोनों आपकी मिरर इमेज होंगी, दोनों साइड भी आपको एक जैसे ही इमेज दिखेगी, उसे आप कहते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप स्क्यूनेस से भी मेजर करते हो, और असिमेट्री, मान लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड में अगर टिल्टेड है, तो इसके लिए भी आप स्क्यूनेस का यूज करोगे, स्क्यूनेस टिल्ट का यूज करोगे, जिसे आप कहते हो पॉजिटिव स्क्यू। अगर आपका जो ग्राफ है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड में टिल्टेड है, जिसे आप कहते हो नेगेटिव स्क्यू, सो इसको मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस का यूज करेंगे, स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे, और इससे आप क्या होते हो, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि राइट साइड पर टिल्टेड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्यूनेस। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे। नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल इज 64 द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल का वेरिएंस गिवन है जो कि है 64 और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। अब इस डेटा में मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इस केस में हो जाएगा माइनस सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मीन से, ये आपका मीन हो जाएगा, मीन से कितने दूर है ये बताता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरी सिंपल, वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 64, अंडर रूट ऑफ 64 का हो जाता है आंसर 8। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका इस केस में हो जाएगा 8। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट, a recent study of a car owners indicated the 10% felt brand A had the best quality, 9% felt brand B did, and 6% felt other models did. The remainder had no opinion
The advertising claim that most car owners who have gave an opinion believe that brand A has the best quality is an example of dash which is dash. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स थे, उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड कौन से ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर 10% कार ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है। 9% कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 6% ने कहा कि दूसरे जो अदर मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, इतने ही लोग ने रिस्पॉन्स करा। देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया, एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवर्टाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स है उन्होंने ये कहा, उनका बिलीव ये है, उनकी ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड ए है, ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है, जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वे से की गई। रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है, क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, रिसर्चर ने प्रॉपर वे में बताया कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है। अब जैसे कि टोटल 100% में से सिर्फ 25% ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा है। आप इनको टोटल करिए, 10, 6 एंड 9% को, बस इतने ही लोगों का, इतने ही कार ओनर्स का रिस्पॉन्स था, तो ये 25% हो गया। लेकिन 75% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो इस केस में रिसर्चर ने ये भी बताया है कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा। अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया। एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया, रिसर्च एथिकल थी, रिसर्च में सच्चाई थी, जो सच था रिसर्च ने पूरा बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से बताया, मतलब झूठ बोला है। यहाँ पर ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कार ओनर्स का ये बिलीव है कि ब्रांड ए की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था, क्योंकि 25% का ही रिस्पॉन्स था, 75 लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो इस केस में जो आपकी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी। मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना, जो कि अनएथिकल है। ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।